हेलो हेलो, बट आई एम ऑडिबल? साउंड बताओ, साउंड परफेक्ट है? गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। साउंड परफेक्ट है? गुड आफ्टरनून। अच्छा, वॉइस नहीं आ रही? नहीं नहीं, साउंड तो परफेक्ट होनी चाहिए भाई, सब कुछ ऑन है। साउंड परफेक्ट है क्या? एकदम परफेक्ट, मैं भी परफेक्ट हूँ भाई। आ रही है, ओके। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, आ रही है, बस डन, ओके। कंटिन्यू करें? पायल बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, ओके पायल, हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। पायल का आज बर्थडे है, ठीक है। हेल्थ परफेक्ट है, सही है, और तुम लोग भी सही रहो, ठीक है। और कंटिन्यू करते हैं आज सेशन नंबर 2, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। ठीक है, आज का सेशन और आने वाले एक और सेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 सेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसमें आपकी पूरी इम्यूनिटी कवर हो रही है, और एक से दो क्वेश्चन भी कवर हो रहे हैं। एक क्वेश्चन तो कवर हो ही रहा है, ठीक है। एक मिनट, इसको भी हटा दो। एक क्वेश्चन भी आपका कवर हो रहा है। तो आज का टारगेट होगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मैंने इन्नेट इम्यूनिटी आपको करा दिया है, आज हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी लेके चलने वाले हैं। यस, इन्नेट मैंने कवर करा दिया है, एक्वायर्ड में आज स्टार्ट करने वाला हूं, ओके। हाँ, चैट ओपन सर, बर्थडे विश करना है। मैं तुम सबकी तरफ से, ठीक है, मैं बर्थडे विश कर देता हूं, ठीक है, उस बच्ची को। भाई सारे बच्चे बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है, सबकी ढेरों सारी विशेष मिल रही हैं, ठीक है। थैंक्स उसकी तरफ से सबके लिए आ जाएगा, ठीक है। ओके, चलो एग्री, रिवीजन रिवीजन कराऊंगा तभी आगे बढ़ूंगा, टेंशन क्यों करते हो, ठीक है। सबसे पहले हमने बात की थी बेटा, व्हाट इज इम्यूनिटी। तो मैंने बताया था कि हमारे बॉडी का जो प्रोटेक्टिंग शील्ड है, हमारे बॉडी का जो प्रोटेक्टिंग शील्ड है, ठीक है, जो मैं डिफरेंट टाइप के पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है, एक्चुअल में वो हमारी इम्यूनिटी है। क्लियर है? आप जो समझ प्रोटेक्टिंग शील्ड बनाते हो, एक दिन में नहीं बनती प्रोटेक्टिंग शील्ड। इस प्रोटेक्टिंग शील्ड को बनाने में काफी टाइम लगता है, ठीक है। आपकी गुड हैबिट्स, आपका गुड फूड, आपका जंक फूड ना खाना, आपकी एक्सरसाइज, समझ रहे हो ना, आपका स्ट्रेस फ्री रहना, ये सब चीजें धीरे 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 मिलकर के एक प्रोटेक्टिंग शील्ड बनाती हैं, ठीक है। एक सुरक्षात्मक आवरण बनाती हैं, ठीक है, जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। इसका कुछ पार्ट हमें नेचर से बाई बर्थ मिला है, कुछ पार्ट हम एटमोस्फियर में आकर के अपने, समझ रहे हो, रूटीन दिनचर्या जो होती है उससे और खाने पीने से हम एक्वायर करते हैं, ठीक है। तो एक्वायर्ड होती है, कुछ क्या होती है, इन्नेट होती है। तो इन्नेट वाला पार्ट मैंने आपको करा दिया है, एक्वायर्ड वाला पार्ट में आज कराना स्टार्ट कर रहा हूं। समझ गए? ढेर सारे बच्चे विशिष कर रहे हैं, ओके। चलो ठीक है, हो गया, हैप्पी बर्थडे हो गया। अब यहां जाओ। इस चैप्टर से मिनिमम कम से कम 3 क्वेश्चन आते हैं, और मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ठीक है। कम से कम 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, मान के चलो, ठीक है, क्योंकि अप्लाइड है। समझ रहे हो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज टोटल अप्लाइड है, मिनिमम बोल रहा हूं मैं। कुछ भी ना करो, आंखें बंद करके 3 क्वेश्चन आएंगे, पर ऊपर 5 और 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। ऊपर का कोई मतलब नहीं है, मालूम पड़ा ड्रग से ही क्वेश्चन डाल दिए उन्होंने एक साथ, ठीक है। और ड्रग वाला पार्ट कहीं ना कहीं केमिस्ट्री वाले ड्रग वाले पार्ट से काफी कुछ सिमिलर भी है, ठीक है। हाँ, ओके। अच्छा, एक डीप पूछ रहा है कि एनके सेल को कैसे इंक्रीज किया जाए। एनके सेल को इंक्रीज करना है तो इम्यून सिस्टम बूस्टर खाओ आप, ठीक है, एक्सरसाइज करो आप, स्ट्रेस फ्री रहो आप, ठीक है, ये मैंने बताया, 2-3 चीजें बताई है, ठीक है। सुबह टाइम से उठो, खेलो कूदो, अपने आप एनके सेल बढ़ जाएंगे, ठीक है। डाइट में आप हल्दी, ठीक है, डाइट में आप ग्लोए, ठीक है,
डाइट में आप विटामिन सी, विटामिन डी ऐसी चीजें आप ऐड कर लो, मतलब विटामिन सी, विटामिन डी डायरेक्ट नहीं, मतलब इनसे रिलेटेड जो फूड है उनको ऐड कर लो, अपने आप का आपका नेचुरल किलर सेल और साथ में टी लिम्फोसाइट का नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। और एक्सरसाइज सबके अंदर कंपलसरी, एक्सरसाइज नहीं करोगे, जंक फूड छोड़ोगे नहीं, ठीक है, समझ रहे हो, नींद पूरी नहीं लोगे तो कभी नहीं बढ़ेंगे, खाने से कुछ नहीं होगा, सबका मिला जुला इफेक्ट होता है। तो अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, रिवीजन करा रहा हूं फटाफट। सबसे पहले मैंने बात की थी इन्नेट इम्यूनिटी, इम्यूनिटी टू टाइप की है, इन्नेट और एक्वायर्ड। एक्वायर्ड की, इन्नेट की बात करता हूं तो बाई बर्थ गॉड गिफ्ट हमें मिली है इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है। इसको हमने लाइन ऑफ डिफेंस में डिवाइड किया है पूरी इम्यूनिटी को, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। अगर मैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की बात करता हूं तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एक्सटर्नल है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इंटरनल है, पर दोनों ही नॉन स्पेसिफिक है, यानी सबके लिए समान है। गधा है तो भी उसी तरीके से ट्रीट करेंगे, घोड़ा है तो भी उसी तरीके से ट्रीट करेंगे, समझ रहे हो ना। किसी भी टाइप का पैथोजन सामने से आ रहा है, उसको ट्रीट करने का मैकेनिज्म इन्नेट का फर्स्ट और सेकंड लाइन का सेम है, क्योंकि नॉन स्पेसिफिक है, सबके लिए सेम तरीके से वर्क करती है, ठीक है। बट इतना है कि फर्स्ट लाइन एक्सटर्नल होती है, सेकंड लाइन इंटरनल होती है, क्लियर है। अब फर्स्ट लाइन की मैं बात करूं, ठीक है, जो एक्सटर्नल है, इसमें दो बैरियर आते हैं, फिजिकल बैरियर एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब है लेयर, लेयर तो स्किन की लेयर होती है, दूसरी म्यूकस की एपिथेलियम होती है, जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक, गट, ठीक है, सेक्सुअल ट्रैक एटसेट्रा, इन सब जगह देखने को मिलती है, ठीक है, समझ रहे हो। तो एक तरीके से ये क्या है आपकी, आप बोलोगे प्रोटेक्टिंग लेयर्स हैं। फिजिकल बैरियर है स्किन और म्यूकस एपिथेलियम या मेम्ब्रेन, ठीक है। फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या है, इन लेयर से सीक्रेट होने वाले सब्सटेंस, जैसे इन लेयर से एचसीएल सीक्रेट होता है, स्वेट सीक्रेट होता है, टीयर सीक्रेट होते हैं, सलाइवा सीक्रेट होती है, समझ रहे हो ना मेरी बात। इनसे निकलने वाले सीक्रेशन से वो फिजियोलॉजिकल बैरियर में आते हैं, क्लियर है बिल्कुल, हाँ। फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी कल मैंने करा दिया था, जिसमें मैंने आपको सेलुलर बैरियर बताए थे, जिसके अंदर मैंने आपको इन्फ्लामेशन और फीवर भी बताया था, और साइटोकाइन बैरियर बताए थे। अगर सेलुलर बैरियर की बात करता हूं तो दो टाइप के सेल्स होते हैं, फैगोसिटिक सेल्स, नॉन फैगोसिटिक सेल्स। अगर फैगोसिटिक सेल्स की बात करते हैं तो दो जगह होंगे, एक तो ब्लड में होंगे फैगोसिटिक सेल्स और एक टिश्यू में होंगे। जो ब्लड में फैगोसिटिक सेल्स होंगे ब्लड के अंदर, ठीक है, समझना, वो दो होंगे जो मैं ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूं, मोनोसाइट और, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स, जिसमें न्यूट्रोफिल्स मैक्सिमम फैगोसाइटोसिस दिखाते हैं। दूसरे मैंने नॉन फैगोसिटिक सेल्स की बात, सॉरी, अदर टिश्यू में फैगोसिटिक सेल्स की बात की थी, जैसे हमारे ब्रेन में फैगोसिटिक सेल्स होते हैं, हमारी बोन्स में होते हैं, हमारी कार्टिलेज में होते हैं, हमारे लिवर में होते हैं, हमारे टिश्यू में होते हैं, हमारे किडनी में होते हैं, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में होते हैं, एटसेट्रा, ठीक है। डिफरेंट नाम दिए थे मैंने, जैसे कफर सेल नाम दिया, ऑस्टियोक्लास्ट, कॉन्ड्रोक्लास्ट, हिस्टोसाइट, समझ रहे हो, मीजनगियल सेल, माइक्रोग्लियल सेल, याद आया, हाँ, ठीक है। तो रेटिक्यूलोसाइट हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में, एटसेट्रा, ये बहुत सारे हैं, समझना मेरी बात। ये टिश्यू में पड़े हुए हैं, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, ठीक है, एक्सेप्ट ब्लड, क्योंकि ब्लड के अंदर मोनो और लिम्फो है, और रिमेनिंग के अंदर ये है, ये सब फैगोसिटिक सेल्स हैं। अच्छा, नॉन फैगोसिटिक सेल्स में मैंने एक ही बताया था आपको, नॉन फैगोसिटिक सेल्स में नेचुरल किलर सेल, जो कैंसर सेल और वायरस इन्फेक्टेड सेल को किल करने का काम करते हैं। आज की डेट में इनका नंबर बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि खतरा दो ही चीजों से है, वायरस से, ठीक है, क्योंकि वायरस भूत है, उसको मारा नहीं जा सकता, तो जब भी अटैक होगा वायरस का होगा, जिससे हमें बहुत ज्यादा हार्म होगा, ठीक है। या कैंसर, जो इस समय मुंह फाड़े बैठा हुआ है और बहुत बुरी तरह से अपना खेल कर रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। तो बस सीधी सी बात है, आपकी बॉडी में नेचुरल किलर सेल का नंबर ज्यादा चाहिए ही चाहिए, पर साथ साथ में नींद पूरी होनी चाहिए, साथ साथ में स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है, और हेल्दी फूड इंटेक करना चाहिए, जंक फूड से बचना चाहिए, एक्सरसाइज आपकी लाइफ में इंक्लूड होनी चाहिए, तभी मिलकर के चीजें काम करती हैं। अगर इनमें से दो फैक्टर भी कम है तो चीजें, मतलब रिमेनिंग वाली चीजें भी प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगी, ठीक है। नींद पूरी नहीं ले रहे हो, खूब खाओगे उल्टी हो जाएगी, डाइजेशन ही नहीं होगा, ठीक है। अगर एंजाइटी के शिकार हो तो इम्यूनिटी वैसी सप्रेस हो जाएगी आपकी, ठीक है, क्योंकि उससे कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, स्ट्रेस वाली कंडीशन के अंदर, समझ गए ना मेरी बात। तो चीजें तभी काम करती हैं जब सब चीजों का तालमेल सही से बैठा हो, और एक चीज भी गड़बड़ हो रही है तो दूसरी चीज का तालमेल नहीं बैठ पाएगा, ठीक है, क्योंकि डाइजेशन भी तभी अच्छा होगा जब नींद अच्छी होगी, ठीक है। आप एक्सरसाइज करोगे, अगर एक्सरसाइज नहीं करते हो, टहलते नहीं हो, समझ रहे हो ना, कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज, गेम ही सही,
ठीक है, तो आप प्रॉपर चीजों को डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, खाना पीना सब बेकार। तो सब चीजों का समन्वय है, तब चीजें आकर के तरीके से काम करती हैं। ठीक है, तो अब ये वाली बात क्लियर थी। तो सबसे पहले मैंने बताया सेलुलर हो गया। अब हमने इन्फ्लामेशन की बात की थी, कहीं पर भी चोट लगती है तो स्किन डैमेज होती है, टिश्यू इंजर्ड होते हैं, इंजर्ड टिश्यू से भी, ठीक है, आपका प्रोस्टाग्लैंडिन निकलते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन एक तो वहां पेन क्रिएट करते हैं, क्योंकि पेन स्टिमुलेटर को भी क्रिएट करते हैं, ठीक है, पर साथ में मास सेल को भी एक्टिवेट कर देते हैं, और मास सेल के एक्टिवेट होने से वहां पर हिस्टामिन निकलता है। हिस्टामिन वैसोडायलेटर होता है। जैसे ही वेसल्स डायलेट होना चालू हो जाते हैं तो ब्लड का जो फ्लूइड होता है वो फिल्टर हो करके बाहर के टिश्यू में एक्यूमुलेट होना चालू हो जाता है, तो वहां पर सूजन आ जाती है, और वहां ब्लड का फ्लो बढ़ने से रेडनेस आ जाती है। ठीक है, इससे क्या होगा, वहां पर ब्लड की सप्लाई बढ़ जाएगी और बढ़िया तरीके से तेजी से रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। साथ में वही बैक्टीरिया भी तो एंटर किए होंगे, तो बैक्टीरिया टॉक्सिन रिलीज कर रहे होंगे, तो टॉक्सिन से अट्रैक्ट होकर के मैक्रोफेज यानी डब्ल्यूबीसी वहां मूव करना चालू कर देते हैं, डायपेडेसिस अमीवर्डल मूवमेंट करते हुए। ठीक है, और वहां जाकर के वो सीधे वहां पर उनको पकड़ के खाना चालू कर देते हैं, फैगोसाइटोसिस कर देते हैं। तो इस तरीके से इन्फ्लामेशन भी एक प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म है जो आपको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, फीवर मैंने बताया था कि बॉडी के अंदर अगर कोई भी बैक्टीरिया वायरस कोई पैथोजन एंटर करता है, टॉक्सिन रिलीज करता है। ठीक है, और टॉक्सिन्स क्या एक तरीके से पायरोजन है, और इधर डब्ल्यूबीसी भी उसके अगेंस्ट काम करते हैं, तो इंटरल्यूकिन रिलीज करते हैं, वो भी पायरोजन है। फाइनली जितने भी पायरोजन्स होते हैं, ठीक है, जो पायरोजन्स कौन सा, कोई भी केमिकल, कोई भी सब्सटेंस जो आपके हाइपोथैलेमस को इंड्यूस करे, ठीक है, वो पायरोजन है। किसके लिए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो तुरंत टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाता है। टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, क्योंकि इस एक्टिविटी को सप्रेस करना है। सप्रेस करने के लिए क्या करना होगा, टेम्परेचर बढ़ाना होगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर प्रोटीन इनएक्टिव हो जाते हैं। इस वजह से बैक्टीरिया तो मरते ही हैं, पर आपका अपना सिस्टम भी इनएक्टिव हो जाता है। तभी कहते हैं जब फीवर हो तो खिचड़ी खाओ। ठीक है, ठीक है, वो भी मूंग की दाल की, जिससे आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम प्रॉपर काम नहीं करते, खाना कड़वा कड़वा लगता है। क्लियर है। हाँ, तो जब भी फीवर हो तो एक काम और करो, ठीक है, अगर बीपी के शिकार नहीं हो तो नमक का पानी गरम गरम पीना चालू कर दो, ग्लोए का पानी गरम गरम पीना चालू कर दो। ठीक है, नीम का पानी गरम गरम पीना चालू कर दो। ठीक है, तो ये भी बड़ा अच्छा इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, हल्दी का पानी अगर ठंडी का टाइम है तो पीना चालू कर दो, तो ये भी बड़ा अच्छा इफेक्ट दिखाता है आपके सिस्टम के ऊपर। ठीक है, चलो ये वाली एक बात क्लियर हो गई, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, तो भाई आज की डेट में तो एंटीपायरेटिक चीजें हम ले लेते हैं, लाइक पैरासीटामोल, पर पहले के टाइम पर चीजें नहीं थी, फीवर से ही लोग सही होते थे। जब आप एमबीबीएस करोगे तो कुछ बुकें मिलेंगी आपको, एंशिएंट पद्धति, ठीक है, कैसे हम ट्रीटमेंट करते थे। एनेस्थीसिया नहीं था, कैसे लोगों को खाट से बांध करके चीर फाड़ होती थी। समझ रहे हो ना, कैसे हम आ, कह सकते हो आप यहाँ पर भांग, ठीक है, और बहुत सारा मैं कहूँ तो, ठीक है, क्या नाम है इसका, ओपियम पोपी, इनकी लीव्स, इनको कूट करके इनका अर्क निकाल करके लगा करके, समझ रहे हो, ये लोगों को खिलाया जाता था और लगाया जाता था। उस समय यही तरीके होते थे, क्योंकि मेडिसिन का इतना वो जमाना नहीं था। उस समय ट्रीटमेंट के लिए एक कमरे बनाए जाते थे जिसमें भट्टियां जलाई जाती थी हीट पैदा करने के लिए। ठीक है, तो लोगों के सर को ठंडा रखा जाता था, ठंडा पानी रखा जाता था सर के ऊपर, और भट्टियों के सामने लोगों को मतलब रख दिया जाता था, बांध करके कुछ भी करके, ठीक, कमरे के अंदर, पर सर को ठंडा रखना होता था। या एक चैम्बर बनाए जाते थे, ठीक है, उन चैम्बर के अंदर भट्टियों से निकलने वाला जो स्टीम होता था, पानी, भट्टियों में पानी रख दिया, पानी की भाप चैम्बर में आती थी, चैम्बर के बाहर लोगों की गर्दन हुआ करती थी और बॉडी चैम्बर के अंदर हुआ करती थी, जो ट्रीटमेंट बता रहा हूँ पुराने टाइम पे जो होते थे। तो यहाँ पर सर पर ठंडा पानी गिरता रहता था, और बॉडी चैम्बर के अंदर है, नीचे लकड़ी का चैम्बर होता था, उसमें हीट, भाप आ रही है, स्टीम, मतलब स्टीम बॉथिंग कहेंगे इसको, पर स्टीम से बॉडी हीट होती थी। तो हीट होने से क्या होता था, उनका ट्रीटमेंट होता था, मतलब नेचुरल ट्रीटमेंट थे उस समय। समझ रहे हो, हाँ, पर इनके साइड इफेक्ट नहीं थे, बॉडी का इम्यून सिस्टम परफेक्ट होता था। ठीक है, वो आप पढ़ोगे एमबीबीएस की फर्स्ट बुक, मतलब अगर तुम्हें पढ़ते हो तो वो बुक्स मिलती हैं, तो मेरे पास कुछ बुक्स भी थी जिसमें एंशिएंट पद्धति का पूरा दे रखा था, सर्जरी कैसे होती थी, ठीक है, किस तरीके से हम असाध्य रोगों का ट्रीटमेंट करते थे, माइक्रोबियल इन्फेक्शन से कैसे बचाया जाता था, कौन कौन से लेप होते थे। तो इंडियन डॉक्टर को सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, कि वो जुगाड़ू, मतलब उसको हर चीज पता होनी चाहिए, तभी वो सही मायने में बेहतरीन डॉक्टर हो सकता है। समझ रहे हो ना मेरी बात, हाँ। तो यहां तक समझ में आया, कोई डाउट। चलो, फीवर भी क्लियर हो गया। अब साइटोकाइंस की बात की थी मैंने, तो मैंने बताया था जब भी कोई हमारे बॉडी की सेल वायरस से इन्फेक्टिव होती है, वायरस का इन्फेक्शन होता है सेल के पास, सेल के ऊपर, समझना, कोई भी सेल जिसका इन्फेक्शन, मतलब जिसके ऊपर वायरस का इन्फेक्शन होगा,
तो मरते मरते वो कुछ ऐसे सब्सटेंस को रिलीज करना चालू कर देगी, समझना, जो एक तरीके से दूसरी आसपास के जो नाइबरिंग सेल्स होते हैं ना, उनको उस वायरस के इन्फेक्शन से बचा लेगी, क्योंकि उन सेल के अंदर वायरल ट्रांसलेशन इनिबिटिंग प्रोटीन, ठीक है, या कह सकते हो ऐसे प्रोटीन को बना देती है जो वायरस के ट्रांसलेशन को ब्लॉक कर देती है आसपास की सेलों को। तो ये सबसे बेहतरीन टेक्निक है। तो लोग ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं इंटरफेरॉन को, क्योंकि इंटरफेरॉन मैंने बताया था वायरस स्पेसिफिक नहीं होते, तभी तो इन्नेट इम्यूनिटी में रखा है, पर स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, स्मॉल प्रोटीन होते हैं ये आसपास की सेल्स के अंदर वायरल, ठीक है, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन के बनने को, इनको एंटीवायरल प्रोटीन कहते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। अब बताओ यहां तक कोई डाउट? इंटरफेरॉन्स इट इज अ साइटोकाइंस। और साइटोकाइंस क्या होते हैं, कोई बच्चा पूछे तो आप बोलना इम्यून सेल मैसेंजर्स। इम्यून सेल, जैसे हमारी बॉडी में सेल मैसेंजर्स कौन होते हैं? हार्मोन्स, प्राइमरी मैसेंजर्स, ठीक है। तो इम्यून सेल मैसेंजर्स कौन होते हैं? तो आप बोलोगे साइटोकाइन। साइटोकाइन इज द इम्यून सेल मैसेंजर्स। समझ रहे हो? हाँ, क्यूबे की डेफिनेशन है। सर आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। अरे यार, चलो आ जाओ। इम्यूनिटी तो स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि दो चीजें मेरी भी लैप्स हैं, एक तो नींद पूरी ना होना, और एक थोड़ा सा स्ट्रेस तो रहता ही है काम के अंदर, ठीक है। तो दो चीजें मैं भी फील करता हूँ, ठीक है, और एक विटामिन डी की कमी, ठीक है, ये भी निकली है काफी, ठीक है। तीन चीजों से मैं भी सफर कर रहा हूँ, और मैं भी सोचता हूँ कि विटामिन डी प्रॉपर मिले, धूप में अच्छे से बैठो, ठीक है, नींद परफेक्ट होनी चाहिए 8 घंटे की हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए 6 घंटे की, और स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट। स्ट्रेस में तो सभी को ही है, पर कोशिश करो स्ट्रेस में ना रहो, ठीक है। आपको सिलेक्शन का स्ट्रेस है, हम लोगों को भाई कैसे भी करके बच्चे सेलेक्ट हो जाएं, अच्छी रैंक आ जाए, ठीक है, उसका स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस तो कहीं ना कहीं रहता ही है, ठीक है। आगे जाकर के आपको फिर प्रॉफ आएंगे, फर्स्ट प्रॉफ, सेकंड प्रॉफ, फिर टारगेट होंगे भाई, मुझे एमबीबीएस के साथ साथ ये भी करना है, वो भी करना है, इस हॉस्पिटल में जॉब भी करनी है, एक साथ कई जॉब करोगे, तो चीजें हैं, जॉब में तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता ही है, ठीक है। बट फिर भी ठीक है, कोशिश करनी चाहिए कि हेल्दी रहो, ठीक है, जरूरी है। और खाना पीने का ध्यान रखो, बस यही है। चलो समझे ना? हाँ, यहाँ तक कोई डाउट? मेरी नींद थोड़ी गड़बड़ है बेटा, गड़बड़ हो चुकी है। रात में 2 बजे सोता हूँ और फिर चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, ठीक है। चल रहा है मामला, गड़बड़ी है, नींद का मामला गड़बड़ है, ठीक है। पर तुम्हारे जब जमाने में था, तुम्हारी जब इस स्टेज पे था, बहुत सोता था मैं, ठीक है। और उस समय सोचता था काश कोई ऐसी दवा आती हो जो नींद ना आए। और आज ऐसा लगता है कि एक्चुअल में वो दिन बहुत बेहतरीन थे जब नींद आती थी। नींद आना बहुत बेटर है, समझो मेरी बात। जिन लोगों को नींद अच्छी आती है, उनका दिमाग का परफॉर्मेंस अच्छा होता है, वो मतलब मस्त रहते हैं, ठीक है। नींद आना बहुत जरूरी है, ठीक है। हैंड अप ठीक है, परफेक्ट है, धीरे धीरे हो रहा है, पर बहुत समय तक मैं लटका के रखता हूँ ना, तो थोड़ा सा स्वेलिंग आ जाती है, तो अभी थोड़ा सा ये लगा के रखा है, बट अब डॉक्टर ने तो मना किया है इसको लगाने के लिए, बट ठीक है। चलो, यहां तक समझ में आ गया। अब आज स्टार्ट कर रहा हूं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड का मतलब है जो आप बाहर से एटमॉस्फेयर में आने के बाद एक्वायर करते हो, वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ठीक है। पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी की मैंने खास बात बताई थी दो, एक तो इनके पास मेमोरी होती है, एक तो इनके पास मेमोरी होती है, और ये स्पेसिफिक होती है। जैसे आपको आज कोरोना की वैक्सीन लगाते हैं, अगर कोरोना की वैक्सीन लगाते हैं तो वो कोरोना के उस पर्टिकुलर स्ट्रेन पर ही काम करेगी। ऐसे नहीं किसी भी वायरस को, किसी भी बैक्टीरिया, किसी फंगस, सब पे काम कर देना, पर्टिकुलर उसी वायरस पर, उसी वायरस के उसी स्ट्रेन पर काम करेगी जिसके लिए वो बनाई गई है। ये स्पेसिफिक है, जिसकी स्पेसिफिसिटी है। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, ये स्पेसिफिक होती है, और इसकी मेमोरी भी होती है। वैक्सीन इसलिए लगा रहे हो क्योंकि फ्यूचर के अंदर अगर सेम स्ट्रेन का वायरस आपकी बॉडी पर अटैक करने की कोशिश करे, तो हमारी बॉडी के पास मेमोरी पहले से है, वो तुरंत उसके अगेंस्ट, ठीक है, काम करना चालू कर देगी। वो जानती है भाई ये कोरोना है, समझ रहे हो, क्योंकि इसके पास मेमोरी है। समझ गया ना मेरी बात? तो जब भी मैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करूंगा, दो बातें ध्यान रखना, इस पर मेमोरी होती है, ये स्पेसिफिक है। समझ में आ गया? मेमोरी होती है, स्पेसिफिक है, ठीक है। ये दो बातें कभी मत भूलना। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड पैथोजन स्पेसिफिक होती है, पैथोजन स्पेसिफिक होती है। और मेमोरी, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मेमोरी, ये दो चीजें ध्यान रखनी है आपको, मेन लाइन मैंने निकाल के रख दी है कि इसमें दो चीजों पर डिपेंड होती है, मेमोरी और पैथोजन स्पेसिफिक होती है। इसके फीचर्स क्या क्या है? चार मेन फीचर्स हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। पहला, स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिक है,
समझ रहे हो? हाँ, पहला फीचर्स क्या है इसका, स्पेसिफिसिटी। ये स्पेसिफिक है, ऐसा नहीं है कि समझ रहे हो कुछ भी कहीं किसी के लिए भी काम करेगी। स्पेसिफिक है, अगर आज मैं टाइफाइड की वैक्सीन ले रहा हूँ तो टाइफाइड के लिए काम करेगी। अगर मैं आज निमोनिया की वैक्सीन ले रहा हूँ, निमोनिया के लिए काम करेगी। अगर मैं आज कोरोना की वैक्सीन ले रहा हूँ, कोरोना के लिए काम करेगी। अगर आज मैं समझ रहे हो मीजल्स की वैक्सीन ले रहा हूँ तो मीजल्स के लिए काम करेगी। समझ रहे हो? टिटनस की वैक्सीन ले रहा हूँ, टिटनस के लिए काम करेगी। स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक, सबके लिए कॉमन नहीं है, स्पेसिफिक है, जिसके लिए बनाया गया है उसी के लिए काम करेगी। ठीक है। दूसरा, डाइवर्सिटी। भाई जहां स्पेसिफिसिटी होगी वहां डाइवर्सिटी तो होगी ना। भाई 100 लोगों के लिए स्पेसिफिक चीजें हैं तो भिन्नताएं तो आएंगी ना उसके अंदर। डाइवर्सिटी, जहां स्पेसिफिसिटी होगी डाइवर्सिटी तो होगी। और मेमोरी बेस्ड है, मेमोरी इसका मेन फीचर है। हाँ, अब जब ये चीजें आती हैं, स्पेसिफिक है, डाइवर्सिटी है, तो ये जानती है अपने और पराये में भेद करना, कौन सेल्फ है कौन सेल्फ नहीं है। अगर अपना खुद का एंटीजन है, जैसे कहीं कट लग जाता है तो मैं स्किन ग्राफ्ट करता हूँ, यहां से स्किन का एक टुकड़ा निकाला मैंने, उठा के दूसरी जगह लगा दिया मैंने उसको, या वहां से अपने बॉडी के दूसरे पार्ट से स्किन निकाला, यहाँ लगा दिया मैंने अपना। तो मेरी बॉडी पहचान लेगी ये अपना ही बॉडी का पार्ट है, इसके अगेंस्ट वर्क नहीं करना। समझना मेरी बात, सेल्फ है। हाँ, अगर नॉन सेल्फ होता तो रिजेक्ट कर देती। जैसे हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं, तो समझना मेरी बात, तो इसमें बड़ा झंझट होता है कि बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। बहुत झंझट है, क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो डिस्कार्ड कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। ठीक है। तो क्योंकि अपना इम्यून सिस्टम समझ डिफरेंशिएट करना जानता है अपने और पराये में, समझ डिफरेंशिएशन करना जानता है सेल्फ और नॉन सेल्फ। तो ध्यान रखना है, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। भाई जानता है कौन अपना है कौन पराया, आप समझ रहे हो? नॉन सेल्फ का मतलब फॉरेन। हाँ, अगर सेल्फ होगा, सेल्फ होगा अपना तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। हाँ, सेल्फ नहीं है तो रिस्पॉन्ड करेगी। नॉन सेल्फ के लिए रिस्पॉन्ड करेगी। अब रिस्पॉन्ड जो होते हैं, रिस्पॉन्सेस प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है, दो प्रकार के रिस्पॉन्स होते हैं, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो एनसीईआरटी ने स्टार्टिंग में प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। समझ रहे हो? फर्स्ट स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड लो भाई, फर्स्ट स्लाइड में कुछ है नहीं अभी, फर्स्ट स्लाइड में तो कुछ किया ही नहीं मैंने अभी, यही है फर्स्ट स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड है बेटा ये, फर्स्ट स्लाइड ही है, इसमें कुछ चेंज ही नहीं किया अभी तो मैंने। ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि रिस्पॉन्ड दो टाइप का होता है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्ड दो तरीके का। अब प्राइमरी सेकेंडरी क्या है, एनसीईआरटी ने इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब मैं वो समझाऊंगा, उसका नोट कर लो उसको फटाफट, बहुत प्यारे तरीके से समझाऊंगा, उसको नोट करो जल्दी से। डन लिख दो, डन, नोट होते ही डन लिख दो। डायवर्सिटी का मतलब होता है भिन्नताएं, डायवर्सिटी नहीं पढ़ी यार बॉटनी में, डायवर्सिटी, ठीक है, भिन्नताएं, वेरिएशन। डन। चलो, अब आ जाओ, व्हाट इज टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, दीज आर टू टाइप। मान लो ये ह्यूमन है, मैं बहुत बेसिक से समझाऊंगा पहले आपको। मान लो ये ह्यूमन है, ये ऐसे ऐसे, इसकी बॉडी है, ये पूरी बॉडी है। चलो, ये मनुष्य है, ह्यूमन है, भाई की बॉडी के अंदर हमें समझाना है प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, समझना। अगर मान लो ठीक है, कोई पैथोजन हो या कोई एंटीजन हो, एक ही बात है।
पैथोजन हो या कोई एंटीजन हो, पैथोजन या एंटीजन पहली बार फर्स्ट टाइम बॉडी को एनकाउंटर कर रहा है, पहली बार बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, कोई पैथोजन या एंटीजन पहली बार बॉडी के अंदर क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है फर्स्ट टाइम। ठीक है, समझना फिर क्या होगा, कोई भी पैथोजन, कोई भी एंटीजन पहली बार फर्स्ट टाइम एंटर इन बॉडी, फर्स्ट टाइम एंटर इन बॉडी, जब फर्स्ट टाइम बॉडी में एंटर एंटर करेगा, इसको फर्स्ट एनकाउंटर बोलोगे, क्या बोलोगे इसको, फर्स्ट एनकाउंटर। ठीक है, अब आ जाओ, मान लो ये पैथोजन या एंटीजन, इसको वाइट से दिखा देते हैं, फर्स्ट एनकाउंटर हो रहा है, फर्स्ट एनकाउंटर, फर्स्ट एनकाउंटर होगा भाई, ये अंदर आ रहा है, भाई ये अंदर आ रहा है, ये आया, व्हाइट कलर से दिखाया है हमने उसको। अब फर्स्ट एनकाउंटर होगा, ये किससे बाइंड करेगा, ये बाइंड करेगा खास प्रकार की सेल्स, इनको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट। जब भी कोई पैथोजन बॉडी में पहली बार एंटर करेगा तो बी लिम्फोसाइट उसको उससे एनकाउंटर करेंगे। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट की सरफेस पर मिलने वाली खास टाइप के एंटीबॉडी से वो बाइंड करेगा, ये हुआ फर्स्ट एनकाउंटर। जैसे ही वो एंटीबॉडी इनसे बाइंड करेगा बी लिम्फोसाइट से, तुरंत ही बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होंगे और ये इनसे तुरंत बनेंगे दो टाइप के सेल, सेल डिवीजन होगी, दो टाइप के सेल बनेंगे, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल, क्योंकि मेमोरी इसका फीचर है। प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स, समझना मेरी बात, उसका फीचर ही है मेमोरी। ठीक है, प्लाज्मा और मेमोरी सेल। अब प्लाज्मा सेल क्या काम करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। मेमोरी सेल फ्यूचर में काम करेंगे, अभी इनका कोई रोल नहीं है, फर्स्ट एनकाउंटर में इसका कोई रोल नहीं होता मेमोरी सेल का। ठीक है, तो मेमोरी सेल बन चुके हैं, ये एंटीबॉडी बनाएंगे, और एंटीबॉडी में भी कोई पूछे कि प्राइमरी, इसको बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, इसको बोलेंगे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। फर्स्ट एनकाउंटर जब होगा ना, फर्स्ट टाइम, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, इसके अंदर जो एंटीबॉडी बनते हैं, ध्यान रखना थोड़ा सा, आई जी एम ज्यादा बनते हैं, थोड़ा सा पहले बनते हैं आई जी जी से, ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है। ये समझ में आया नहीं आया? ठीक है, जब भी आप लंबे समय से बीमार चल रहे हो, कोई दिक्कत आ रही है, डॉक्टर समझ नहीं पा रहा, तो डॉक्टर आपसे कहेगा सीरोलॉजी टेस्ट करा के आओ, सीरम एनालिसिस करा के आओ। ठीक है, और इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट लिखेगा, आईजीएम आईजीजी, तो आपकी बॉडी में देखा जाएगा कि आईजीएम बढ़े हुए हैं, आईजीजी बढ़े हुए हैं। अगर आईजीएम बढ़े हुए हैं तो पहली बार आपको इन्फेक्शन हुआ है, आईजीजी बढ़े हुए हैं तो सेम पैथोजन का दूसरी बार आपको इन्फेक्शन हुआ है, इसलिए सीवियर कंडीशन है। पर किसी किसी कंडीशन में आईजीएम और आईजीजी दोनों बढ़े हुए होते हैं, तब पता चलता है कि पहला इन्फेक्शन हुआ था कुछ दिन पहले, वो अभी रिकवर नहीं हो पाया, तब तक सेम एंटीजन ने दूसरी बार इन्फेक्शन कर दिया। तो दो इन्फेक्शन के बीच का टाइम इंटरवल बहुत कम है, इसलिए आईजीएम और आईजीजी दोनों बढ़े हुए मिल रहे हैं। ठीक है, तो आईजीएम बढ़े हुए हैं, इट इज अ इंडिकेटर ऑफ प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, ये तो नॉर्मल अप्लाइड है। आप जब भी कोई टेस्ट कराने जाते हो तो उसमें आईजीजी आईजीएम टेस्ट डॉक्टर लिखता है और चेक करवाता है कि आईजीएम बढ़े हुए हैं, आईजीजी। अब आप भी चेक करना इस चीज को, उसकी रिपोर्ट आएगी और आईजीएम बढ़ा हुआ है तो समझ जाना पहली बार अटैक हुआ है। हाँ, आईजीजी बढ़ा हुआ है, दूसरी बार अटैक हुआ है सेम पैथोजन का, समझ गए ना? हाँ, एक्यूट इन्फेक्शन में बिल्कुल सही, आईजीएम करा चेक करते हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गया प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स।
अगर मैं आपसे कहूं सेम पैथोजन सेम एंटीजन बिल्कुल डिट्टो 100%। सेम पैथोजन या सेम एंटीजन, सेम पैथोजन या सेम एंटीजन वही है, सब कुछ डिट्टो वही। अब ये दोबारा इस बॉडी में एंटर करता है, यानी एनकाउंटर होगा, सेकंड एनकाउंटर होगा। सेकंड टाइम सेकंड टाइम एंटर इन बॉडी, ठीक है, सेकंड एनकाउंटर बोलोगे इसको। और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स बोलेंगे इसको, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, भाई अंदर एंटर कर गया। जब ये भाई अंदर एंटर कर जाएगा तो इस बार इसका इंटरेक्शन मेमोरी सेल से होगा, मेमोरी सेल। इस बार इसका इंटरेक्शन मेमोरी सेल से होगा और मेमोरी सेल पे मिलने वाले एंटीबॉडी इससे बाइंड करेंगे। और मेमोरी सेल सेल डिवीजन नहीं करते, डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी करते हैं। डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, समझना मेरी बात। पर इस बार जो एंटीबॉडी बनेंगे वो अलग टाइप के होंगे। इस बार जी बहुत 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 ज्यादा बनेंगे आईजीएम से। इसको एनामिनेस्टिक इफेक्ट बोलते हैं, बहुत ज्यादा किसी का बनना, बहुत ज्यादा बनना, ठीक है। तो आईजीजी जो बहुत छोटे एंटीबॉडी होते हैं, ठीक है, आसानी से प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर जाते हैं, इनका फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगा। फर्स्ट एनकाउंटर के अंदर बी लिम्फोसाइट इंटरेक्ट करेंगे, सेकंड एनकाउंटर में मेमोरी सेल इंटर करेंगे। फर्स्ट एनकाउंटर का इंटेंसिटी बहुत कम होता है तो आईजीएम बनेंगे ज्यादा आईजी से, पर ये बहुत ज्यादा बनेंगे हाई इंटेंसिटी के साथ। तो इसको प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स बोलेंगे, इसको सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स बोलेंगे। तभी तो कहते हैं कोरोना की जो पहली वैक्सीन लगी थी वो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स था। 14 दिन बाद जब दूसरी वैक्सीन लगती है तो वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है, जिसके अंदर आपके आईजीजी बहुत ज्यादा अमाउंट में बन जाते हैं। तो वही हमें चाहिए होते हैं। पहले इम्यून रिस्पॉन्स में ज्यादा नहीं बनते एंटीबॉडी, दूसरे इम्यून रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी ज्यादा बनते हैं। अब मुझे बताओ समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? हाथ की पट्टी अभी बेटा 3-4 दिन पहले निकल चुकी है, ठीक है। पट्टी नहीं था, पहले प्लास्टर था, फिर प्लास्टर हटा, ठीक है, फिर कच्चा प्लास्टर आया, ठीक है, फिर वो हटा। अब फिजियो चालू हो गई है बेटा, थोड़ा अब भाई हट तो गई है, अब टाइम तो लगेगा, ठीक है। अब यहाँ बताओ यार, तुम मुझे ये कंसेप्ट बताओ, कंसेप्ट दिमाग में सेट हुआ है नहीं हुआ? इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। आ गई सर। हाँ, कोरोना की वैक्सीन तुम सही कह रहे हो, सही नहीं थी बिल्कुल। कोरोना की वैक्सीन के साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। मेडिकल साइंस में जो चीजें बहुत रैंडमली जल्दी जल्दी होती हैं उनके साइड इफेक्ट आते हैं, क्योंकि कोई भी चीज मार्केट में आने के लिए काफी टाइम लगता है, ठीक है। काफी टाइम का मतलब है, बस गवर्नमेंट यही तो गड़बड़ करती है। आप खुल के नहीं बताते कोई चीजें, आप कहते हो ठीक है और कह के आपने स्टार्ट कर दी, ठीक है। नहीं तो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल के बाद उसके इफेक्ट देखे जाते हैं, तब जाके वो ऑथेंटिसिटी उसकी आती है। पर ये दुर्भाग्य है कि इंडिया के अंदर ही सारे क्लिनिकल ट्रायल ह्यूमन पर हो रहे हैं और पैसे भी ले रहे हैं इस क्लिनिकल ट्रायल के। चलो खैर।
चलो यहाँ तक कोई डाउट? साइड इफेक्ट बहुत सारे हैं आज के डेट में। यंगर्स को 40 साल, मतलब एक सबसे तगड़ा साइड इफेक्ट इसका हार्ट पर पड़ रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक पड़ रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं इस वैक्सीन की वजह से, बहुत सारे लोगों को, ठीक है। और स्पेशली मतलब बहुत लेट एज में नहीं, 40 के आसपास। तो ये चीज सही नहीं है, ठीक है। हाँ, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ये इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट है बहुत तगड़े। आईजीजी आईजीएम में डिटेल में बताने वाला हूँ। द टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, अभी मैं उसकी बात करूंगा। पहले प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स समझा दूं। अच्छा, जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है, इनको नहीं आया तो एक तरीका और है मेरे पास समझाने का। मैं ग्राफ बना के समझाता हूँ, वैसे समझाता हूँ एक बार और। आह, देखो, यहां दिखाऊंगा इस एक्सेस में परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन, इस एक्सेस में दिखाऊंगा दिन। भाई 0 दिन से 14 दिन तक क्या होता है, 14 से 28 तक क्या होता है, 42 और 56 दिन तक क्या होता है। तो समझने की कोशिश करना, ठीक है, अच्छी तरीके से। ग्रीन कलर ले लेते हैं। ठीक है, 0 दिन से स्टार्ट हुआ और 14 दिन तक का ये खेल जहां तक आपको लेके चलना है, ठीक है। समझ गए? हाँ। अब मैं दूसरा कर्व खींचने वाला हूँ, यहां से दिखाते हैं। अब ठीक है। अब ठीक है। अब देखो,
ये दो कर्व आ रहे हैं। इधर तो मैं बात करूंगा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, इधर बात करूंगा सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, थोड़ा सा नहीं ऊपर कर दिया, इसको नीचे करना है। ठीक है, अब ठीक है, बराबर आ गए। जो पिंक कलर के दिख रहे हैं वो है आई जी जी। जो येलो कलर के बनाए हैं वो है मैंने आई जी एम। आई जी जी बने 14 तक बन जाते हैं, फिर ये आए यहाँ पर खतरनाक तरीके से आई जी जी, बहुत ज्यादा मात्रा में एनामिनेस्टिक इफेक्ट। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये है आई जी एम, ये कमी है। ठीक है भाई, शुरू के 28 दिन के अंदर प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, अगले 28 दिन के अंदर सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, जिसमें एंटीबॉडी फॉर्मेशन फर्स्ट 14 और 14 स्टार्टिंग वाले उसमें हो जाता है। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर, भाई प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में किसका कौन सा एनकाउंटर होगा? फर्स्ट एनकाउंटर। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होगा? फर्स्ट एनकाउंटर, फर्स्ट एनकाउंटर। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में कौन से सेल पार्टिसिपेट करेंगे, इन्वॉल्व होंगे? इन्वॉल्व होंगे बी लिम्फोसाइट। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर लो इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी। अच्छा, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर आईजीएम ज्यादा बनेंगे, आईजीजी? आईजीएम ज्यादा बनेंगे आईजीजी से। यहां पर सेकंड एनकाउंटर होगा, सेकंड एनकाउंटर। इसमें मेमोरी सेल इन्वॉल्व होंगे। हाई इंटेंसिटी, हाँ यहां आईजीजी बहुत 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 ज्यादा बनेंगे आईजीएम से। इसको एनामिनेस्टिक इफेक्ट बोलते हैं। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? यस, अब बताओ, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? हाई इंटेंसिटी, हाँ, यहां तक बताओ। देखो दो तरीके समझा है मैंने, ग्राफ से भी समझा दिया है, वैसे भी समझा दिया है। इससे टाइम भी क्लियर होगा आपको, परसेंटेज कितना बन रहा है, एनामिनेस्टिक इफेक्ट जो हम बोलते हैं वो भी समझ में आएगा। आईजीएम और आईजी जी में क्या डिफरेंस होता है समझाऊंगा मैं अभी। एम और जी टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी के अंदर आएगा। नो डाउट सर, बीएमएस क्रिस्टल क्लियर, क्लियर। सर ये तो याद हो गया, साथ ही साथ उज्जवल पांडे। यस बेटा, डायमंड क्लियर। ग्राफ फिर से बताओ, तो ये लग रहा है बताने लायक स्थिति है। कैंसर पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में अभी आगे, तब डिटेल बताऊंगा कैंसर का। ए बी मतलब एंटीबॉडी बेटा, ए बी एंटीबॉडी, कहीं ए बी लिखूंगा तो समझ लेना एंटीबॉडी की बात चल रही है। ब्रेन में सेट, नोटेड। नहीं, प्राइमरी और सेकेंडरी में अंतर होता है। टर्सरी रिस्पॉन्स तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स की तरह ही होगा, तो उसको काउंट नहीं करते। प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस होता है, बस वही देखते हैं हम।
आईजीजी का सही है, नीचे नहीं होगा, सही बना है, ठीक है। चमक गया। ब्रेन में सुपर डुपर सेट, चलो बस। बहुत बढ़िया। अब एक चीज हमारी कंप्लीट हो गई कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपकी हर चीज को बहुत सिंपल करवाऊंगा, बहुत सिंपल करवा दूंगा। एक जमाने में इम्यूनिटी और बायोटेक्नोलॉजी बहुत टिपिकल हुआ करते थे, ठीक है। आज के टाइम बच्चा बोलता ही नहीं है इम्यूनिटी और बायोटेक्नोलॉजी बहुत टिपिकल है, ठीक है। मैं सच कह रहा हूँ, ठीक है। तो बस कोशिश करूंगा कि चीजें एकदम सिंपलीफाई हो जाए, ठीक है, तुम समझ पाओ उन चीजों को अच्छी तरीके से, ठीक है। एनसीईआरटी डीप लाइन में एनिमल किंगडम और बायोमोलिक्यूल इस बार करा रहा हूँ। तो मेरी कोशिश रहेगी तुम एनिमल किंगडम, जो बच्चा कहता है टिपिकल टिपिकल सर याद नहीं होता, बायोमोलिक्यूल सर नहीं, इनको बिल्कुल हलवा बनाऊंगा, ठीक है। और डाइजेस्ट कराऊंगा आपको अच्छे से, ठीक है, एनसीईआरटी डीप लाइन में नए वाले चैनल पर, ठीक है। चलो, टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स समझ में आ गया। अब आगे बढ़ेंगे हम। व्हाट इज एंटीजन, भैया एंटीजन क्या है। अब तुम समझोगे एंटीजन और एंटीबॉडी को, क्या होते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी। समझना मेरी बात। तो अभी तो मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स बताया है, और इम्यून रिस्पॉन्स किस पर बेस्ड होता है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर। तो पहले समझना होगा कि एंटीजन क्या होते हैं, एंटीबॉडी क्या होते हैं, वापस जा रहे हैं हम, ठीक है। एंटीजन क्या होते हैं और एंटीबॉडी क्या होते हैं। एंटीजन की मैं एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बता रहा हूँ, ठीक है, जो एनसीईआरटी में डायरेक्ट तो नहीं दे रखी है स्टैंडर्ड, बट मैं लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। समझ रहे हो, हाँ, क्योंकि मैंने लिखा ही है सब जगह, और लोगों ने खूब कॉपी मारा है इसको, ठीक है, उनको खुद कुछ नहीं पता, ठीक है, क्योंकि ये डेफिनेशन किसी किताब में नहीं दे रखी, मेरी बनाई हुई है। समझ रहे हो, इसलिए स्टैंडर्ड डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, क्योंकि चार प्रॉपर्टी होती है एंटीजन के लिए, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम से कम 10,000 डाल्टन या इससे ज्यादा हो। ये लाइन मैंने इसलिए जोड़ी क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते थे कि सर आप कहते हो कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब बॉडी में जाता है तो वो एंटीजन की तरह बिहेव करता है, पर हम बहुत सारे हार्मोनल थेरेपी यूज करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे इंसुलिन हार्मोन है या और भी हार्मोन है, बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, तो हमारी बॉडी उनके अगेंस्ट मतलब एग्रेसिव इफेक्ट नहीं दिखाती, एंटीजन की तरह बिहेव नहीं करती। बिल्कुल सही बात है। तो इसका कारण क्या है, तब फिर डेफिनेशन में मैंने एक चीज ऐड की थी उस समय कि मॉलिक्यूलर वेट कम से कम, एंटीजन वो हो सकता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम से कम 10,000 डाल्टन या इससे ज्यादा है, ठीक है। इससे कम मॉलिक्यूलर वेट वाला कोई भी एंटीजन एंटीजन नहीं कहलाता, ठीक है। आप समझ रहे हो, कम से कम उसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन या इससे ज्यादा हो, पहली शर्त है। समझ रहे हो ना मेरी बात, हाँ। पहली शर्त क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट की बात करता हूं तो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू या मोर देन 10,000 डाल्टन, इतना तो होना चाहिए भाई, इतना तो होना चाहिए, इतना या इससे ज्यादा, तब वो एक्चुअल में एंटीजन है, नहीं तो वो एंटीजन नहीं है। नंबर टू, फॉरेन फॉर होस्ट, तुम्हारी बॉडी का अपना ना हो, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट तो एक ठीक है, ठीक है, पर तुम्हारी बॉडी का अपना नहीं होना चाहिए, अपनी बॉडी का अपना नहीं होना चाहिए, आपकी बॉडी के लिए फॉरेन होना चाहिए, बाहर का कंपोनेंट होना चाहिए, तो वो एंटीजन है। तीसरा, उसमें एंटीजेनेसिटी हो, एंटीजेनेसिटी, एंटीजेनेसिटी एंड इम्यूनोजेनेसिटी। एंटीजेनेसिटी और इम्यूनोजेनेसिटी की प्रॉपर्टी होगी तभी सही मायने में वो एंटीजन है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट इतना होना चाहिए, फॉरेन फॉर होस्ट, एंटीजेनेसिटी हो और इम्यूनोजेनेसिटी हो, तभी सही मायने में वो एंटीजन। अब क्या है, ये दो चीजें समझ में आ रही है सर, पर एंटीजेनेसिटी और इम्यूनोजेनेसिटी समझ में नहीं आ रही, समझाता हूं। मान लो ये एंटीजन है, एंटीजन की सरफेस पर कुछ, अब समझना, ये स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे, ऐसे, ऐसे,
ऐसे, ऐसे, समझना। कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं एंटीजन की सरफेस पर, ऐसे स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं हम एपिटोप्स। ऑल आर एपिटोप्स। एपिटोप्स, समझना, ये मैं बहुत बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशन बता रहा हूँ, ठीक है। एपिटोप्स क्या होते हैं? इट इज अ एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट्स ऑफ एंटीजन। एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट्स ऑफ एंटीजन यानी ये एंटीजन के वो हैं जो एंटीबॉडी से बाइंड करते हैं, ठीक है। और समझना, मान लो कोई, अरे कौन है भाई, मान लो एंटीबॉडी का डायग्राम बनाओ। मान लो, ठीक है। एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट्स ऑफ एंटीजन, और उधर एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडी। एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडी ये होते हैं एपिटोप्स और पैराटोप्स, समझना। हमेशा ये बाइंड करते हैं, मान लो बी लिम्फोसाइड है ये, हमेशा इनकी इंटरेक्शन बाइंडिंग होती है, ठीक है। और इनके इंटरेक्शन बाइंडिंग को हम बोलते हैं एंटीजेनेसिटी, एग्लूटिनेशन। इसको बोलते हैं एंटीजेनेसिटी, बाइंडिंग ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, या बाइंडिंग ऑफ एपिटोप्स एंड पैराटोप्स। जब भी इनकी बाइंडिंग होती है तो बाइंडिंग होने के बाद तुरंत ही बी लिम्फोसाइड सेल डिवीजन स्टार्ट करती है, सेल डिवीजन। और इनसे बनते हैं दो टाइप के सेल, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल।
इसको बोलते हैं इम्यूनोजेनेसिटी। अगर बाइंडिंग इतनी तगड़ी है कि ये सेल को डिवाइड कर दें और प्लाज्मा और मेमोरी सेल बना दें, तो हम इसको इम्यूनोजेनेसिटी बोलते हैं, और ये बनाते हैं फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। यानी सही मायने में कोई भी एंटीजन तब एंटीजन कहलाएगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम से कम 10,000 डाल्टन या से ज्यादा हो, बॉडी के लिए बाहर का हो, उसके पास कैपेसिटी हो एंटीबॉडी से बाइंड करने की, और उसकी बाइंडिंग इतनी तगड़ी हो कि वो बी लिम्फोसाइट को डिवाइड करने के लिए मजबूर कर दे। समझ रहे हो, सेल डिवीजन के लिए मजबूर कर दे और प्लाज्मा और मेमोरी सेल बन जाए, इसको इम्यूनोजेनेसिटी बोलते हैं। जो, समझना मेरी बात, एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। अब मुझे बताओ समझ में आया नहीं आया? टीचर से टेम्परेरी डिस्कनेक्ट आ रहा है। ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? कुछ ऐसा लिख के आ रहा है कि टीचर इज टेम्परेरी डिस्कनेक्ट। लैग हो रहा है। यस सर, यस सर, ओके। चलो ठीक है, बात करता हूँ मैं। चलो ठीक है, वीडियो पर प्रॉपर चल रही है ना? हाँ। अब बताओ ये समझ में आया नहीं आया? व्हाट इज एंटीजन? अभी मैंने सिर्फ इतना एक्सप्लेन किया है, पूरा साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया है व्हाट इज एंटीजन। अब कोई भी बच्चा अपने दिमाग को किसी भी स्तर पर लेके जाए, वो समझ पाएगा व्हाट इज एंटीजन और इससे कोरिलेट कर पाएगा चीजों को। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार, है ना? हाँ, रिफ्रेश कर दिया है मैंने, अब देखो आप। अब सही है, ऑल क्लियर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ समझ में आया नहीं आया ये एक चीज, व्हाट इज एंटीजन? अभी मैंने एक चीज बोली है, व्हाट इज एंटीजन, कि एंटीजन है क्या? हाँ, अभी बताता हूँ इम्यूनोजेनेसिटी टेंशन क्यों कर रहे हो। अब चारों प्रॉपर्टी में फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कोई भी एंटीजन इम्यूनोजेनेसिटी यानी इम्यूनोग्लोबुलिन बनाने की एबिलिटी, एंटीबॉडी का मतलब है इम्यून सेल फॉर्मेशन, ठीक है? समझो, पहला मॉलिक्यूलर वेट, दूसरा बॉडी के लिए फॉरेन होना चाहिए, तीसरा जब भी कोई एंटीजन एंटीबॉडी एपिटोप पैराटोप आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जुड़ते हैं, तो इसको हम एंटीजेनेसिटी बोलते हैं, ठीक है? और इनकी बाइंडिंग इतनी तगड़ी है कि तेजी से बी लिम्फोसाइट से कहते हैं कि तुम डिवाइड कर जाओ प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल में। इनके डिवीजन की एबिलिटी को हम इम्यूनोजेनेसिटी बोलते हैं। यानी यानी उस टाइप के सेल में कन्वर्जन जो इम्यून सेल यानी इम्यूनोग्लोबुलिन का फॉर्मेशन करे। एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। एंटीबॉडी को हम क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन। तो इसका इंटरेक्शन इतना तगड़ा हो कि इम्यूनोग्लोबुलिन का फॉर्मेशन करे, इसको इम्यूनोजेनेसिटी बोलेंगे, ठीक है? ठीक है, एंटीजेनेसिटी इतनी तगड़ी हो, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एंटीजेनेसिटी हो मतलब इम्यूनोजेनेसिटी हो एंटीजेनेसिटी ना हो। समझ रहे हो? ऐसा उल्टा नहीं हो सकता। हाँ, पर एंटीजेनेसिटी है, इम्यूनोजेनेसिटी नहीं है, ये हो सकता है कि जुड़ तो रहे, पर जुड़ाव इतना तगड़ा नहीं है कि ये एंटीबॉडी बनाने का काम करे, तो कहेंगे एंटीजेनेसिटी तो है पर इम्यूनोजेनेसिटी नहीं है। पर ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ये है ये नहीं है, ये तभी होगी जब ये होगी, ये नहीं होगी तो ये नहीं होगी। समझ में आया नहीं आया? एंटीजेनेसिटी का मतलब है एंटीजन एंटीबॉडी का जुड़ना। इम्यूनोजेनेसिटी का मतलब है जुड़ाव इतना तगड़ा हो कि वो सेल को डिवाइड कर दे इम्यूनोग्लोबुलिन बनाने के लिए, इसको हम इम्यूनोजेनेसिटी बोलते हैं। अब बताओ, सिंपल है, बहुत सिंपल कर दिया।
अरे तुम्हें डाल्टन नहीं पता, साइटोलॉजी कैसे पढ़ ली होगी तुम्हें डाल्टन नहीं पता तो? एक बच्चे कह रहा है डाल्टन क्या है, कितनों को नहीं पता डाल्टन क्या है, तो तुम साइटोलॉजी कैसे पढ़ लिए भाई? क्योंकि जब कोई प्रोटीन बहुत छोटी होती है उसको मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से हम सेडिमेंटेशन रेट के बेस पर उसको मेजर करते हैं, उसी को तो डाल्टन कहते हैं। पता है सर। बताओ, उस बच्चे को नहीं पता डाल्टन। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, बायोमोलिक्यूल में तो नहीं है, साइटोलॉजी में हम पढ़ाते हैं डाल्टन। तभी मैंने कहा तरुण सर ने जरूर पढ़ाया होगा। यस, वो क्लास नहीं करता होगा। राइट। क्योंकि ऐसे बच्चे भी हैं जो क्लास ही नहीं करते हैं यार, सब कुछ होने के बाद भी नहीं करते हो, बताओ। केमिस्ट्री में भी है, बिल्कुल सही। चलो, नोटेड। अब आगे बढ़ रहा हूं। अब हम बात करेंगे, एंटीजन हो गया, एंटीबॉडी, एंटीजन को एजी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंटीबॉडी को एबी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नीट में तो कई बार आया है, ओलंपियाड में कई बार पूछा है, मैं क्या बताऊं, ठीक है। मतलब जितने भी एग्जाम हो सकते हैं सब में इस भाई के बारे में पूछा गया है, इतना इंपॉर्टेंट है। मात्र 4 पॉलीपेप्टाइड है, बट क्वेश्चन इस लेवल पर आए हैं इससे, मतलब मैं क्या बताऊं, ठीक है। मतलब सबका फेवरेट है ये, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो अब यहां हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन की बात करेंगे, ठीक है। समझ रहे हो? हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का मतलब क्या है, एबी से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब हम इम्यूनोग्लोबुलिन की बात कर रहे हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन की बात कर रहे हैं। हाँ। यस, इम्यूनोग्लोबुलिन जो किस नेचर के होते हैं, नेचर क्या है, नेचर पूछे तो नेचर क्या है इनका? प्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो पूछेगा क्या बोलोगे? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर, ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर, ठीक है। इस ग्लाइकोप्रोटीन नेचर में कितने पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं? नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। कैसे लिखोगे? H2L2, दो हैवी चेन होते हैं, दो लाइट चेन होते हैं, ठीक है। दो हैवी चेन होते हैं, दो लाइट चेन होते हैं, इनको ऐसे भी लिख सकते हो, टू हैवी एंड टू लाइट। टू हैवी एंड टू लाइट। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो एंटीबॉडी है कई टाइप के होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन हैवी चेन के बेस पर हुआ, लाइट चेन हैवी चेन के बेस पर, ये समझाता हूँ आपको, ये काम का है, ठीक है। जिनके पास हैवी चेन सबसे ज्यादा जी, गामा, जिनके पास गामा हैवी चेन होगा उनको हमने नाम दिया इम्यूनोग्लोबुलिन जी, समझना। जिनके पास आईजीए अल्फा, इनको नाम दिया हमने आईजीए। जिनके पास आईजीएम, एम म्यू, आईजीएम डेल्टा, आईजीजी एप्सिलॉन, आईजीई। आईजी मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। अब इम्यूनोग्लोबुलिन 5 प्रकार के हो सकते हैं, ये किस पर निर्भर करता है? हैवी चेन। हैवी चेन 5 टाइप की हो सकती है, गामा, अल्फा, म्यू, डेल्टा, एप्सिलॉन। इसके बेस पर एंटीबॉडी भी 5 टाइप के हो सकते हैं।
IgG गामा चेन होगी, IgA अल्फा चेन होगी, IgM म्यू चेन होगी, IgG डेल्टा चेन होगी, और IgE एप्सिलॉन। ये 5 प्रकार के एंटीबॉडी होते हैं। नीट में इनके परसेंटेज बहुत पूछे आते हैं। 80% IgG होते हैं, 10 से 15% IgA होते हैं, IgM 5 से 10% होते हैं, फिर अप्रोक्सीमेटली 1% के आसपास और लेस देन 1% के आसपास IgE होते हैं। ये परसेंटेज ध्यान रखनी है, घटता हुआ क्रम याद रखना है। यस, 80, 10 से 15, 5 से 10% IgM होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये समझ में आ गया कि एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के होते हैं, टू हैवी टू लाइट चेन ऐसे लिखते हैं इनका पॉलीपेप्टाइड चेन को। हैवी चेन के बेस पर क्लासिफिकेशन हुआ है, लाइट चेन के बेस पर क्लासिफिकेशन नहीं हुआ। नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे जरा बताओ उसमें। 16 होंगे, 16 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। ठीक है, पूछेगा बिटवीन टू हैवी चेन, बिटवीन हैवी एंड लाइट चेन। दो हैवी चेन के बीच में दो पेप्टाइड बॉन्ड में देखने को मिलेंगे, टू। हैवी और लाइट के बीच में भी दो पेप्टाइड बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं, टू। टोटल पेप्टाइड बॉन्ड 16 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16। ये 3 टाइप के क्वेश्चन और बन सकते हैं। अब डायग्राम पर आ रहा हूं। डायग्राम देखोगे, मानो बी लिम्फोसाइट की सरफेस पर लगी हुई है, बी लिम्फोसाइट। आईजी एक इम्यूनोग्लोबुलिन लगी हुई है। इसमें जो सी टर्मिनस होता है, COOH ग्रुप होता है। ये हमेशा किसी भी सेल की मेम्ब्रेन से जुड़ता है, भाई पॉलीपेप्टाइड है। हर पॉलीपेप्टाइड के दो छोर होंगे, सी छोर एन छोर, सी छोर एन छोर। ठीक है, ये सी छोर है तो एन छोर है, NH2 ग्रुप लगा होगा, NH2। और NH2 हमेशा किससे बाइंड करेगा, एंटीजन से। एंटीजन से होगी, तो हमेशा ध्यान रखना है, जो सी ग्रुप होता है बाइंड विद मेम्ब्रेन, जबकि ये किससे बाइंड करेगा, बाइंड विद एंटीजन, बाइंड विद एंटीजन। अब मुझे बताओ, मतलब जितने डायग्राम पर क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सारे बना दिए हैं। हाँ बिल्कुल, डाइसल्फाइड बॉन्ड है ये। ठीक है, अच्छा पेप्टाइड बॉन्ड लिख दिए मैंने, ओहो हो। नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड है भाई, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं है। यस, डाइसल्फाइड बॉन्ड, यस। अच्छा जी लिख दिया मैंने, अरे यार क्या हो रहा है। IgD डेल्टा डी, जी तो यहाँ लिख दिया है ना मैंने, 2 बार जी लिख दिया मैंने यार। ये हो गए आपके सारे के सारे। अब मुझे बताओ, हाँ डायग्राम में दे रखे हैं, हैवी चेन इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। ठीक है, लिख देता हूँ, ये लाइट चेन है, ये हैवी चेन है,
ये लाइट चेन है। अब बताओ मुझे। आईजीई लेस देन 1%, और आई डेल्टा जो आईजीडी है लगभग लगभग 1%, मतलब होते तो 1% के आसपास ही है, थोड़ा बहुत कम ही होते हैं, पर सबसे मिनिमम जो होंगे वो आईजीई होंगे, लेस देन 1%। सबसे ज्यादा आईजीजी होंगे 80%। अब मुझे बताओ ये स्ट्रक्चर समझ में आया नहीं आया? भाई ये बहुत जगह पूछा जाता है। चार आपको पॉलीपेप्टाइड बनानी है, दो छोटी दो बड़ी। बड़ी बड़ी आपस में जुड़ी हुई है, बड़ी छोटी आपस में जुड़ी हुई है। बड़ी चेन है, हैवी चेन है, छोटी चेन है, लाइट चेन है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई है। टोटल 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड है। हैवी के बीच में दो है, हैवी और लाइट के बीच में दो है, और टोटल 16 है। इनका जो क्लासिफिकेशन किया है ऑन द बेस ऑफ हैवी चेन, लाइट चेन के बेस पर क्लासिफिकेशन नहीं किया, क्योंकि हैवी चेन 5 प्रकार की होती है: गामा, अल्फा, म्यू, डेल्टा और एप्सिलॉन। अब बताओ यहां तक कोई डाउट? यहां तक बताओ कोई डाउट है? 16 काउंट करो कैसे हैं। ये तो डायग्राम में दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 बॉन्ड तो ऐसे दिखा रखे हैं। इसमें क्या है? अरे बताओ भाई। भाई किसके बेस पर क्लासिफिकेशन हुआ है? हैवी चेन के बेस पर क्लासिफिकेशन हुआ है, लाइट भी अलग। अब तुम्हें पूरी पीएचडी थोड़ी ना करनी है। अब एनसीईआरटी के हिसाब से मैंने बता दिया। वैसे लाइट भी 2 प्रकार की होती है, कप्पा और लैम्डा। अब वो थोड़ा पढ़ाऊंगा तुम्हें कप्पा और लैम्डा, एमबीबीएस में पढ़ना कप्पा और लैम्डा। अब यहाँ एनसीईआरटी में, ठीक है, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी दे रखा है, तो उसके बेस पर क्लासिफिकेशन हैवी के बेस पर हुआ है। कप्पा और लैम्डा लाइट के बेस पर हुआ है। और कप्पा और लैम्डा के बेस पर इनके अंदर वेरिएशन देखने को मिलते हैं। 1000 टाइप के एंटीजन है तो उनके लिए 1000 टाइप की एंटीबॉडी होंगी। वो किसके बेस पर? कप्पा और लैम्डा के बेस पर। वो एक अलग चीज है, एमबीबीएस में पढ़ोगे आप। अब बताओ, ऊपर भाई एन टर्मिनस है, NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, नीचे सी टर्मिनस है, COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है। अरे टू हैवी चेन के बीच में दो ही डाइसल्फाइड बॉन्ड है बेटा। चलो ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी की। यहां तक कोई डाउट? अरे यहां तक लिख लिया क्या? नो डाउट, नो डाउट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर। अब देखो हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। बहुत बढ़िया, सुपर डुपर सेट, BMS, यही तुम्हारे मैसेज देखना चाह रहा था। अब मैं बात करूंगा
इनके कुछ बेसिक बेसिक बातें बताऊंगा, बहुत डीप नहीं जाना, पर बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, जैसे वो आगे कई जगह पूछी भी जाती हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं IgM के बारे में बताओ। अच्छा, पहले IgG सबसे ज्यादा से लेके स्टार्ट करते हैं, याद भी हो जाएगा तुम्हें ऐसे। पहले IgG की बात करेंगे, इसमें गामा चेन होती है। फिर हम IgM की बात करेंगे, इसमें M म्यू। फिर हम IgA की बात करेंगे, जिसमें अल्फा चेन होती है। ये तीन पहले एंटीबॉडी देख लो। IgG की अगर बात करता हूं ना मैं, तो सबसे स्मॉलेस्ट अगर कोई होती है तो IgG होती है, स्मॉलेस्ट। ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका? मोनोवेलेंट होगा। मोनोवेलेंट स्ट्रक्चर होगा। पैराटोप्स कितने होंगे? नंबर ऑफ पैराटोप्स, नंबर ऑफ पैराटोप समझाता हूं अभी। दो होंगे। ये सबसे छोटी होती है क्रॉस द प्लेसेंटा। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, 4 पॉइंट इसके ध्यान रखने हैं। डायग्राम अगर बनाने ही कहूंगा तो किसका डायग्राम आएगा? सिंपल डायग्राम आएगा जो मैंने बनाया था इससे। ये आ गया। ठीक है। एंटीजन बाइंडिंग साइट कितनी है? दो है इसके पास, एक, दो। पैराटोप्स कितने हुए? दो हुए। IgM, एम की अगर मैं बात करूं, बहुत बड़ी होती हैं भाई ये, लार्जेस्ट। स्ट्रक्चर कैसा होगा? पेंटावेलेंट। पैराटोप्स कितने हुए? नंबर ऑफ पैराटोप्स 10। पेंटावेलेंट है ना। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। IgM प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। स्ट्रक्चर अगर बनाऊं तो कैसा बनेगा इसका? एक, दो, तीन, चार, पांच। पेंटावेलेंट स्ट्रक्चर है, 5 एंटीबॉडी के जुड़ने से बनती हैं। ठीक है, पेंटावेलेंट स्ट्रक्चर बोलते हैं। नंबर ऑफ पैराटोप्स कितने होंगे? काउंट कर लो उसी के हिसाब से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे बड़ी होती है, और ठीक है, पेंटावेलेंट बोलते हैं। और सेकंड प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ये डाइवेलेंट होती हैं। नंबर ऑफ पैराटोप्स, डाइवेलेंट है तो 4 होंगे। प्रेजेंट इन बॉडी सीक्रेशन,
जैसे जैसे कहाँ मिलेंगे बॉडी सिक्रेशन में? हाँ, यस, बॉडी सीक्रेशन जैसे कोलेस्ट्रम, सलाइवा, म्यूकस, ठीक है, एटसेट्रा। जैसे कोलेस्ट्रम, मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, मदर का फर्स्ट मिल्क कोलेस्ट्रम कहलाता है, ठीक है। तो कहते हैं ना फर्स्ट मिल्क इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी होता है, आपके इम्यून सिस्टम को बढ़िया करता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में आईजीए होते हैं मिल्क के सिक्रेशन के अंदर, ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं। सलाइवा म्यूकस तो आप जानते हो, ठीक है। कोलेस्ट्रम के अंदर आईजीए क्या कराते हैं? पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी, एक चेस्ट कोल्ड, 200 सिरप, ठीक है। नहीं नहीं, अब बाद में खाऊंगा क्लास के बाद। कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम पैसिव इम्यूनिटी, प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी समझते हो? अगर तभी कहते हैं फर्स्ट मिल्क बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है, समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, कहते हैं कि अगर बच्चे को पहला मिल्क नहीं मिलेगा तो उसको पैसिव इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, माँ से ही उसको पैसिव इम्यूनिटी मिलती है मिल्क के थ्रू, कोलेस्ट्रम के थ्रू, ठीक है। तो प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी कोलेस्ट्रम, क्योंकि उसमें आईजी एंटीबॉडी होते हैं, समझ में आया? यहां तक कोई डाउट? अरे बता तो दो भाई। नो सर। ये तीनों समझ में आ गए, ठीक है। ये बाईवैलेंट है, अच्छा, डायग्राम बनाने की जगह तो छोड़ी नहीं मैंने। डायग्राम देखोगे तो उसका बाईवैलेंट होगा, सिंपल, दो एंटीबॉडी के ऐसे बाईवैलेंट, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे 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 ऐसे, ये आपस में जुड़े होते हैं, इनके पास सिक्रेटरी पेप्टाइड होती है जिसकी वजह से सिक्रेशन में मिलते हैं, सिक्रेटरी पेप्टाइड। इसी पेप्टाइड की मदद से ये बॉडी के सिक्रेशन में पाए जाते हैं, ठीक है। अब बचे दो, बहुत छोटे से ही हैं, ठीक है, आईजीडी और आईजीई। जगह है, लास्ट स्लाइड भी लास्ट है। आई जी डी आई जी ई, दो बचे हैं, समझना। ये भी मोनोवेलेंट है, ये भी मोनोवेलेंट है। मोनोवेलेंट होते हैं, नंबर ऑफ पैराटोप्स दो ही होंगे। कहां प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट ऑन बी लिम्फोसाइट। आईजीई, ये भी मोनोवेलेंट है, नंबर ऑफ पैराटोप्स
दो ही होंगे। प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ मास सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी। और ये एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। खत्म। ये 5 प्रकार के आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं। अब मुझे बताओ, यहां तक कोई डाउट? नाश्ता नहीं आ गया बेटा, सर आपका नाश्ता आ गया, दवाएं आ गई। ठीक है। क्योंकि लेक्चर ज्यादा है, मैं दवाएं खाता नहीं हूं मैं, पर लेक्चर ज्यादा है तो रिस्क नहीं ले रहा मैं। पिछला स्लाइड दिखा रहा हूं। ठीक है, मोनोवेलेंट मोनोवेलेंट। ये डाइवेलेंट है, 2 एंटीबॉडी हैं। ठीक है, ये पेंटावेलेंट है, 5 एंटीबॉडी हैं। ये मोनोवेलेंट है, 1 एंटीबॉडी है। ठीक है, डाइवेलेंट वो है कि 2 एंटीबॉडी के जुड़ने से बन रहे हैं। अब देख लो, आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, इन तीनों के बारे में लिख लो। ये डाइवेलेंट है, ये पेंटावेलेंट है, ये मोनोवेलेंट है। 1 एंटीबॉडी, 5 एंटीबॉडी, 2 एंटीबॉडी। इसलिए पैराटोप यहाँ पर 4 होंगे, या पेंटावेलेंट है 10 होंगे, बाइवेलेंट है 2 होंगे। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? ऑल कंसेप्ट क्लियर? बहुत बढ़िया। कुछ बोलना चाहता है 2 दिन से तो बेटा बोल दे, क्या दिक्कत है? मुझसे तो बोल ही सकते हो, मैंने चैट भी ऑफ कर रखी है, बोल दो। ऑल मक्खन क्लियर? आईजीजी और आईजीएम सुनो, आईजीजी हमारे सीरम के अंदर होती हैं, आईजीएम बी लिम्फोसाइट की सरफेस पर होती हैं, चाहो तो समझ लो। ठीक है, लोकेशन समझनी है तो वैसे लोकेशन से क्वेश्चन नहीं आता, वो मैं नॉलेज के लिए लिखाता था। कहाँ गिर गया पेन? ठीक है, समझना। आईजीजी ये प्लाज सीरम के अंदर होती है, प्रेजेंट इन सीरम, प्रेजेंट इन सीरम बहुत ज्यादा होती हैं। आईजीएम सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट, सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट की सरफेस में सबसे ज्यादा आईजीएम होती है, कुछ मात्रा में आईजीडी होती है। ठीक है, थोड़ी मात्रा में आईजीडी होती है, ये बॉडी सीक्रेशन में होती है। और आईजीई मास सेल की सरफेस पर होती हैं, जो एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब मुझे बताओ, सारी बातें क्लियर है या नहीं है? एक बार दिल से आग लगा दो जाने से पहले। बहुत बढ़िया, सुपर सुपर सुपर, लाल लाल देख करके अच्छा लग रहा है। ठीक है, सुपर। ठीक है, तो आज इतना ही रखेंगे। अगली क्लास खतरनाक होने वाली है, क्योंकि बेसिक समझ में आ गया। आज आपको बेसिक समझ में क्या आ गया? कि पहला तो समझाया मैंने आपको कि प्राइमरी, सबसे पहले स्टार्टिंग से आते हैं। ठीक है, इन्नेट इम्यूनिटी क्या है समझ में आ गया, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है समझ में आ गया। मस्त, ये लाल लाल जो नजर आ रहा है ना, मजा आ रहा है। ठीक है, एनर्जी मिल रही है इससे। ठीक है, इननेट समझ में आ गया, एक्वायर्ड समझ में आ गया, प्राइमरी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स समझ में आ गया, एंटीजन एंटीबॉडी समझ में आ गया, और टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी समझ में आ गया। अब बेसिक सारा हमारा हमारी मुट्ठी में है। अब थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है इम्यूनिटी का, इम्यूनिटी खत्म। ठीक है, क्लियर है? और फिर हम डिसीज वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, जो मतलब बच्चों को बोरिंग लगता है, पर वो समझना जरूरी है, सारे बैक्टीरियल वायरल डिसीज सारी। ठीक है, ओके, तो कल मिलते हैं सेम टाइम, कल है फ्राइडे। ओके, सेम टाइम आते हैं, और इम्यूनिटी वाला पार्ट एकदम फिनिश करके डिसीज वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, बाय 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 बाय, मिलते हैं कल सेम टाइम। अब नाश्ता खा लूं अपना दवाओं का। ठीक है, चलो। ओके 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 ओके, बाय बेटा।